शादी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम रही। दारू पीना, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, वो लोग बहुत बेकार थे। तो वो लड़की हमारी 9 महीने की थी, तभी हमारे हस्बैंड ने बहुत मारा था हमको, कि रोड पे डाल के मारा था। तुरंत हमने फांसी लगा ली। फिर मुझे 2 घंटे बाद होश आया। पहले हम जहाँ खड़े होते थे तो लोग कहते थे कि ये कुछ नहीं कर सकते। हमने फैमिली से सपोर्ट लिया, देखा यूट्यूब पे कि सबसे अच्छा कौन सा है, तो उसमें मेरी विद्या अकेडमी आ रहा था। तो वहाँ हमने सर्च किया, नंबर लिया, तो मैंने मेहनत की, बहुत मेहनत की, और पीछे जितना है उसके पीछे की कहानी बहुत बेकार है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लोर विद माही संजू में। आज हम आए हैं नमो स्टूडियो में, और नमो स्टूडियो है ब्लू सफायर मॉल में, और उनकी ऑनर हैं मंजू जी। आज जानेंगे उनकी स्टोरी। बहुत प्यारा सा स्टूडियो है, और हम जानेंगे इस प्यारे से स्टूडियो के पीछे उनकी मेहनत, कैसे उनका स्ट्रगल लाइफ रही, कैसे उन्होंने ये सेटअप किया, और उनकी क्या क्या मुसीबतें आई उस दौरान जब उन्होंने ये सेटअप किया। वो पूरी स्टोरी जानेंगे उन्हीं से, और स्टार्ट करते हैं फिर। हेलो मंजू जी, तो पहले अपना फुल नेम बताइए। मैं मंजू सिंह हूँ, मैं मैनपुरी की रहने वाली हूँ। मेरा गांव मैनपुरी में है, मगर मेरे पापा डॉक्टर थे, तो मैं पढ़ाई ललितपुर से की हूँ, झांसी, और वहाँ से पूरी पढ़ाई कंप्लीट की हूँ। अच्छा, तो आपकी फिर उसके बाद शादी वादी कब हुई? शादी हमारी 2009 में हुई थी। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 2009 में हमारी एटा से शादी हुई थी। वहाँ से शादी सब कंप्लीट अच्छा चल रहा था, हमारा सब कुछ सही चला। तो जब शादी हुई आपकी एटा में, तो उस समय आप मतलब अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करने के बाद शादी हुई थी, उस समय कुछ करते नहीं थे? नहीं, कुछ नहीं करते थे। उसमें आंगनबाड़ी में जॉब करने वाले थे, तो शादी जब ही फिक्स हो गई। अच्छा। तो मना कर दिया कि वहाँ नहीं करोगी तुम। तो शादी करने के बाद फिर छोड़ दी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो तो कुछ नहीं करते थे, बट उनके पापा हलवाई थे उस टाइम पे। अच्छा। तो वही थे। कहाँ? वो एटा में हलवाई थे? हाँ, एटा ही में थे। तो आप दिल्ली कब आए? 2013 में आए थे। अच्छा। हाँ, 2013 शादी के बाद 3-4 साल बाद? हाँ, 3-4 साल बाद आए थे। तो हमने यहाँ बहुत सारे काम किया। अच्छा। तब हम आ गए थे। तो जब आपकी शादी हुई, शादी के बाद की लाइफ कैसी रही? मतलब कैसे, कुछ प्रॉब्लम थी या फिर? हाँ, शादी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम रही। बच्चे हुए, लड़का हुआ, फिर लड़की हुई, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम रही। तो वो लड़की हुई तब हमारी 9 महीने की थी, तभी हमारे हस्बैंड ने बहुत मारा था हमको। अच्छा। इतना मारा था, बहुत मारा था, कि रोड पे डाल के मारा था। और हमने फिर जाके तुरंत हमने फांसी लगा ली। ये बोली कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो। बोला कि एक बात की हो तो तुम मर जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। तो मैंने जाके लगा ली। फिर मुझे 2 घंटे बाद होश आया। तो फिर वहाँ से सब कुछ ठीक करने के बाद हमारी फैमिली में फ़ोन किया, सब कुछ बताया, फिर वहाँ से ठीक रहा। ये कौन सी ईयर की बात है करीब? ये हमारी 2009 में शादी हुई थी। ये 2012 की बात है। 2012 की? हाँ, बात 2000। अच्छा, तो आपकी बड़ी लड़की जब पैदा हुई थी उस समय? हाँ, लड़का होने के बाद। लड़का होने के बाद? हाँ, लड़का होने के बाद। मतलब काफी हस्बैंड काफी डोमेस्टिक वायलेंस काफी शुरू से दारू पीना, जुआ खेलना, सट्टा खेलना। फिर एक समाज में हो नहीं जाता कि एक बार शादी हो जाती तो दोनों तरफ की फैमिली, मगर उनकी फैमिली में हमको नहीं पता था कि ये लोग ऐसे हैं, पर थोड़ा सा पता था। बट धीरे धीरे जब जाने, वो लोग बहुत बेकार थे, बहुत बेकार थे। हमको लग रहा था, हमारी फैमिली ने बहुत मना किया कि तुम शादी मत करो इस इंसान से। हमारी एक बार बात हो गई थी, कास्ट के थे, तो हमारा मतलब प्यार करते हैं हम लोग, लव मैरिज है हमारी शादी। अच्छा। फिर हम दोनों लोग 5 साल तक बात करते रहे। बात करने के बाद फिर घर वालों ने शादी कर दी। हमारी मैनपुरी से शादी हुई, सब कुछ ठीक था। मगर फिर हमको लगा कि हमको इस जिंदगी में नहीं रहना, मतलब हमको आगे बढ़ना। फिर फैमिली बोली कि नहीं, अगर आगे बढ़ना है तो पहले बच्चे संभालने पड़ेंगे। फिर हमने बच्चों का वेट किया। 2 बच्चे हमारे बड़े हो गए, उसके बाद भी हम कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। फिर उसी टाइम हमारा थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम आ गई, भाई खत्म हो गया। फिर हमारे 3 साल फिर बैकअप में चले गए। उसके टाइम फिर हमने उठे, खड़े हुए, फिर हम नोएडा में आए। फिर हमने छोटे छोटे सैलून में काम किया बहुत। तो हमको नहीं लगा कि जब जाते थे ना तो मुझे 10,000 5,000 ऐसे ही मिलता था। तो मैंने सोचा कि किसी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं, तो आप उसमें नोएडा कब आए? कौन सी नोएडा में हम आए, हमको यहाँ 7 साल हो गए। 7 साल हो गए, मतलब 2018-19 के आसपास? हाँ, ऐसे है। अच्छा। मतलब 7 साल हो गए हमको। तो वहाँ से आने के बाद हम
बहुत सारा काम किए कि छोटी छोटी चीज़ों में हम समझे। तो आपने जैसे सैलून में काम किया स्किन वगैरह में, तो उसका आपको उसका पता स्किन वगैरह का काम आता था उसमें थोड़ा? हाँ, थोड़ा सा कम आता था। तो हम काम करते थे तो ये रहता कि थोड़ा एक्सपीरियंस मिला मुझको कि हाँ कि कुछ करना है। फिर गांव में तो आप जानते हो कि छोटे एरिया में काम करो तो पैसा कम ही मिलेगा। फिर हमने सोचा कि नहीं, हमको प्रोफेशनल लाइफ में जाना चाहिए। जैसे अब जब आप अपना काम थोड़ा थोड़ा कर रहे थे, सैलूनों में काम कर रहे थे, तो मतलब फैमिली से सपोर्ट कैसा था? मतलब हाँ, फैमिली ने पैसा दिया था। मीन्स फैमिली मीन्स आपके हस्बैंड वगैरह कैसे सपोर्ट कर रहे थे? उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं दिया। अच्छा। उन्होंने मना कर दिया था। वो तो ये था हमारी जिंदगी में कि सुबह से उठ के लड़ाई करना, गाली देना, मारना, पीटना, मगर वो बच्चों के पीछे हम झुकाव करते रहे कि चलो आज हमारा रिश्ता ठीक होगा, आज होगा, मगर वो सब कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जब आपने कोर्स किया था, कोर्स करने के लिए यहाँ से आप सीधे यहाँ से एकेडमी जाते थे, यहाँ से करीब मेरे ख्याल से 10-12 किलोमीटर दूर होगा, 12 या 15 किलोमीटर दूर होगा। हाँ। तो उस समय आपके बच्चे कौन संभालता होगा, कैसे संभालते थे आप? 2 बच्चे मेरे बड़े हैं, तो वो स्कूल छोड़ने के बाद वो खुद आ जाते थे स्कूल के बाद। तो उसके बाद तो वो दोनों लोग रहते थे। छोटा वाला मम्मी के पास था मेरे, तो वो ही संभालते थे। अच्छा, वो एटा में नहीं, वो झांसी में। झांसी में। अच्छा, वो ललितपुर। हाँ, ललितपुर था। वहीं हमारे भाई और मम्मी रहते थे, तो वही छोटा वाला वहाँ पे वहीं पढ़ाया था। छोटा वाला किस एज का है? वो अभी 6 साल का है। 6 साल का। अच्छा, तो वो उस समय वहाँ था। और उस समय जब कोर्स कर रहे थे तब हस्बैंड तब साथ नहीं थे? मतलब साथ थे, मगर उनका इतना सपोर्ट नहीं था कि हम उनके दम पे कुछ कर पाएं। अच्छा। मगर इतना था कि वो घर में रहते थे मगर नाम के लिए, मगर उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। हम वहाँ से एकेडमी से आते थे, पूरा घर का काम करते थे, फिर आके करते थे, फिर बच्चों को लेने भी जाते थे। 1 बजे छुट्टी होती थी, 1 बजे के बाद बच्चों को लेके आए, फिर बच्चों को खाना पीना दिया। उसके बाद सारा काम करने के बाद फिर जॉब पे भी देखना था। फिर 2-3 घंटे के लिए कहीं टाइम मिल गया तो देख लिया, नहीं मिला तो अपना घर पे प्रैक्टिस करते थे। फिर उसके बाद सोचा कि 2-3 घंटे के लिए जॉब क्या ही करें, तो पैसा तो मिलता नहीं था। तो सोचते थे कि हमने फिर अप्लाई किया। जब डिप्लोमा हमने सर्टिफिकेट लिया बाद में, पहले हमने जॉब पे अप्लाई कर दिया। जॉब पे अप्लाई करने के बाद हमने देखा कि हाँ पैसा ठीक है, 8,000 रुपये मिल रहा है, इससे कुछ तो काम चलेगा। तो जो 8,000 रुपये मिलते थे 4 महीने में, जितना भी मिला उस पैसे से हमने प्रोडक्ट खरीदा। अपने थोड़े थोड़े ड्रिल मशीन खरीदी, कुछ थोड़ा थोड़ा ले लिया मैंने। तो वो एक हमें हेल्प मिलने लगी। तो उससे हमने बहुत आधा सामान पहले ही ले लिया था, फिर आधा बाद में लिया। अच्छा, आधा सामान जब सेटअप स्टार्ट किया है तब सब ले लिया। फिर उसके बाद आपने ये कब सोचा कि अपना कुछ प्रोफेशनल काम ये हमने सीखते हैं? यही नोएडा में काम करते थे, तो हमें किसी ने गाइड किया, जो हमारे साथ के बच्चे थे उन्होंने काम करते थे, कि बोले दीदी आप ना एक डिप्लोमा कर लो। तो हमने कहा ठीक है, मगर उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं हो पा रहा था। तो हस्बैंड से बोला कि पैसे का थोड़ा अरेंज कर दो। बोले वो तो उनकी अय्यासी से कोई मतलब नहीं था उनको कि हमको क्या ही करवाना। मना कर दिया, कोई बात नहीं। हमने फैमिली से सपोर्ट लिया। तो सिस्टर बोली कोई बात नहीं दीदी आप कर लो, मैं देखती हूँ। तो फिर सिस्टर ने एक वो किया, देखा यूट्यूब पे कि सबसे अच्छा कौन सा है। तो उसमें मेरी विद्या एकेडमी आ रहा था, तो वहाँ हमने सर्च किया, नंबर लिया, फिर हमारी सिस्टर और हम लोग भाई विजिट करने गए थे। तभी वहीं से ये कौन सी ईयर की बात है जब आप ये डिप्लोमा अभी 1 साल पहले की बात है, 2024 की बात है। हाँ, 1 साल पहले कोर्स कंप्लीट किया था कि? हाँ, 1 साल पहले? 1 साल पहले किया था। 4 महीने पहले किया था, बट 1 साल तो मुझे दुकान खोले हो गए, वो 5-6 महीने पहले की बात है। अच्छा, फिर 4 महीने हमने वहां से आने के बाद जॉब भी किया, फिर उसके बाद दुकान खोले। तो कोर्स करने के बाद जॉब कहाँ पे किया था? जॉब मैंने यहीं से गैलेक्सी में किया था। अच्छा, गैलेक्सी में किया था जॉब। नील्स का ही किया था। अच्छा, तो जॉब के अच्छा, आप जैसे आपने उसको करने के बाद जॉब किया, तो जॉब का एक्सपीरियंस फिर अलग मिला होगा थोड़ा? हाँ, बहुत एक्सपीरियंस अच्छा मिला कि जो हमारी ऑनर थी उनसे अच्छा काम आता था मुझे। तो वो काम नहीं करती थी, मैं ही काम करती थी। तो अगर 12 बजे तक क्लाइंट है तो मुझे 12 बजे तक रोक के रखती थी। तो हम भी सोचते थे कि मुझे कुछ आगे बढ़ना है, तो चलो आज 8,000 कमा रहे हैं, आगे चल के और भी मिले, तो मैं रात के 12 बजे तक रुक जाती थी। अच्छा, तो उस समय मतलब आप जैसे कुछ लोग मोस्टली जैसे कोर्स करने के तुरंत बाद अपना सैलून सेटअप करते हैं,
या स्टूडियो सेटअप करते हैं, तो आपके हिसाब से क्या ज़रूरी है? सीधे खोलो, सीधे ओपन कर लो कि अपना कहीं एक्सपीरियंस लेना ज़्यादा फायदेमंद है? एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस लेना इसलिए ज़रूरी है कि आपको ओनर का भी वो पता चलेगा कि बात करने का नेचर कैसा है, और हर सैलून में काम अलग अलग, हाँ, क्लाइंट से बात करना, डील करना कैसे करना है, और जो काम होता है ना सबका अलग अलग होता है। मेरा एक्सपीरियंस है तो मेरा अलग है, और आपका अलग होगा, सबका ही सैलून का अलग अलग हो। तो मैंने सोचा कि हाँ, दूसरों का एक्सपीरियंस लेना है। तो जितना हमने खुद से सीखा है ना वो किसी से नहीं मिला। मतलब सैलून में तो करते, मुझे किसी का पसंद नहीं आया। मुझे ये लगता है कि जो मैं काम कर रही हूँ वो सबसे बेस्ट है, बाकी का सब खराब है। बस ये एक्सपीरियंस है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आप जब कोर्स कर रहे थे उस टाइम पे एक तो थ्योरेटिकली जो नॉलेज होगी वो भी सिखाई हाँ, थ्योरी। तो थ्योरी भी ज़रूरी है उसके के सिर्फ जो क्रिएटिविटी आना तो है ही पार्ट उसका, क्योंकि नेल आर्ट और नेल डिजाइनिंग जब करोगे आप डिजाइनिंग, तो उसके लिए क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। थ्योरी भी काम आती है उसमें? हाँ, थ्योरी मैन है, बट अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो आपका नेल भी अच्छा होगा। जैसे स्किन और मेकअप में ये रहता है किस टाइप की स्किन टाइप है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट यूज करना होता है। इसमें नेल्स में क्या होता है ऐसा? नेल्स में ऐसा रहता है कि जैसे आपका नेल सेंसिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा धीरे करो, क्योंकि काम करने में कोई इजीली जैसा नहीं है कि मेकअप है तो हमको बहुत हार्डली करना, नेल का है इजीली हो जाता, बट ठीक है। उसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा भी रहती होगी, जितना क्रिएटिविटी उतना अच्छा डिजाइन बना के। हाँ, डिजाइन अपने ऊपर डिपेंड करता है कि क्लाइंट को कितना अच्छा चाहिए, वो डिजाइन देनी पड़ती है। इसमें प्रोडक्ट का भी रोल रहता है कि प्रोडक्ट इतना ओरिजिनल है। प्रोडक्ट अगर जैसे आप ब्रांड का रख रहे हो, सेल्स एक बहुत अच्छा ब्रांड है, मेरे पास तो सारा उसी की चीजें हैं, उसी का ही यूज करती हूँ मैं, बहुत अच्छा है सेल्स का। तो जैसे आपके कोई क्लाइंट आते होंगे है ना, तो आप उनका जब उनका वर्क करते हो, जैसे नेल आर्ट बनाया, नेल एक्सटेंशन किया, तो वो रिकमेंड करते हैं दूसरे, मतलब रेफरेंस देते हैं? अगर मेरे पास एक क्लाइंट आया है तो वो 10 लोगों को भेजते हैं। अच्छा। मेरे पास अभी मेरे पास एक क्लाइंट थी, उन्होंने यहाँ से करवाया था, चेरी काउंटी से। उन्होंने हमारे पास 10 क्लाइंट भेजे एक फैमिली से। तो देखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यदि आपका क्लाइंट आपके काम को रिकमेंड कर रहा है दूसरे लोगों के लिए, और वहाँ से और क्लाइंट भेज रहा है, तो ये इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छी सर्विस देते हो। तो जब आप अच्छी सर्विस देते हो तभी मोस्टली लोग आपके काम को दूसरी जगह रिकमेंड करते हैं दूसरे लोगों के लिए। तो इससे तो जब उस समय बड़ी खुशी मिलती है कि जो लोग हमारे काम को इतना पसंद कर रहे हैं कि रिकमेंड कर रहे हैं। हाँ। ये दूसरे उसकी वजह से मार्केटिंग से जो लोग आते हैं और एक रिकमेंड करके जो लोग आते हैं, तो रिकमेंड करने वाली एक अलग ही खुशी होती है कि हमारे वर्क को देख के आए हैं वो। हाँ, ये तो वो उसका एक प्रेशर भी रहता होगा कि हमारे वर्क को पसंद किया जा रहा है, हमारे वर्क को उस क्लाइंट ने पसंद किया, उन्होंने इन्हें भेजा, तो इसका भी अच्छा होना चाहिए। सही। हाँ। ये भी उस काम से हाँ, ये है कि एक ऑनर का काम ऑनर ही जैसा होता है, बट ये है कि अगर एक बार मेरे पास क्लाइंट आ गया तो उनको काम पसंद है, रेट भी सही है और आपको काम भी अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आपके नेल में कभी फंगस लग जाए कुछ। मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है, बट मेरे अभी काम में कोई फंगस नहीं लगी। इतना अच्छा काम है कि मेरे पास गुड़गांव से भी क्लाइंट आने के लिए एग्री है। अच्छा। क्यों इतना अच्छा काम है? क्योंकि क्लाइंट अगर हम बोल देना फोन करके कि आप मॉर्निंग टाइम में आ जाओ, कि अगर 6 क्लाइंट है तो एक साथ नहीं बिठा सकते ना, तो हम 2-2 करके ही बुलाते हैं तो भी आ जाते। अगर हमने बोल दिया कि मुझे 6 बजे के बाद आप कभी भी बुला लो, तो हम 6 बजे के बाद यहाँ आ जाते हैं। तो हम 6 बजे के बाद भी क्लाइंटों को सर्विस देते हैं, मगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, कुछ नहीं। अगर हमको 2 भी बज जाएंगे ना तो भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, जो हमारा चल रहा है वही आपको सर्विस में देंगे। अच्छा। हाँ। आपने ये स्टूडियो कब स्टार्ट, कौन सी ईयर में स्टार्ट किया था? ये हमने 2023 में किया था। 23 एक साल 24 में किया। हाँ। अच्छा, तो उसके लिए फंड की जरूरत पड़ी होगी, तो वो फिर कहाँ से अरेंज किया? वो हमारी फैमिली ने सपोर्ट किया। अच्छा, मतलब फैमिली हस्बैंड की तरफ से या नहीं, हमारे भाई बहन। अच्छा। भाई ने, हमारी माँ ने, हमारी सिस्टर ने। अच्छा, उन्होंने सपोर्ट किया। हाँ, जो हमारी दीदी हैं उनके हस्बैंड प्रिंसिपल हैं, उन्होंने भी किया। अच्छा, तो वो कहाँ, यही दिल्ली शहर में? झांसी में। अच्छा, उन्होंने उस समय जब आपने सेटअप किया, तो इसमें रेंट का कुछ और सब कुछ हमारे सिस्टर ने, सब भाई बहन ने किया है। हम लोगों का ऐसा है, हम 4 बहनें हैं। अगर किसी पे किसी भी मुसीबत आती है तो हम 4 बहनें हमेशा खड़े रहते किसी के, चाहे घर का हो, चाहे पैसे से हो, चाहे स्किन से हो, चाहे बच्चों की हो, चाहे कोई भी, सब एक दूसरे के लिए। हम लोग 4 बहनें, चाहे कोई सपोर्ट करे या ना करे, हम एक दूसरे के लिए जान दे सकते। जब आपका खराब वक्त चल रहा था, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते थे, मारपीट करते थे, तब मम्मी थोड़ा परेशान होती होंगी, और अब जब अपने पैरों पर खड़े हुए हैं
तो मम्मी सब मतलब खुश होती हैं उसके लिए? हाँ, मम्मी सपोर्ट करती थी, हमको गाइड करती थी कि तुम टेंशन ले लो। अगर हम पैसे मांगते थे तो कभी मना नहीं किए। भाई भी हमारा इतना अच्छा है कि हम पूरे दुनिया में भी ढूंढेंगे ना, हमारे भाई जैसा, माँ जैसा और हमारी सिस्टर जैसा कोई नहीं मिल सकता। जब जब हमारे 3 बच्चे हुए ना, हमारी सिर्फ माँ ने परवरिश की उनको, छोटे से लेके अभी तक। जितना भी पैसा लगा सिर्फ माँ ने, हमारे पापा ने, जो भी जरूरत नीड होती थी तो वही दे के जाते। चाहे हमको 10,000 रुपये चाहिए हो, चाहे 50,000 रुपये चाहिए हो, 1 लाख रुपये चाहिए हो, तो हमारी फैमिली से पूरा बैकअप रहता था। हमको टेंशन नहीं रहती थी कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई तो हमको मना कर दें। अभी तक 15 साल हो गए हमारी शादी हुई, कभी उन्होंने मना नहीं किया। और हमारी माँ 3 बच्चों को संभालने के बाद, ये सोचो कि अभी 60 के प्लस है, पापा भी खत्म हो गए, तब भी वो हमारे बच्चों को रख रहे हैं। उनको इतने अच्छे से जो हम नहीं कर सकते ना, वो हमारी माँ करती है हमारे बच्चों के लिए। और हम चाहते हैं कि अब हमारे हस्बैंड ना लाइफ से हमेशा के लिए, बट हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उनको केस लगा पाए, कि उनको मेंटेनेंस कर पाए। तो हम नहीं चाहते कि अगर हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चले ना, तो हमको केस लगानी है, हमको तलाक लेना है, बस हमको अलग रहना है। बस अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहनों के लिए पूरी लाइफ निकालनी है। ये मेरा डिसीजन है। अच्छा, एक चीज़ और, एक मैं जानना चाहूँगा बात कि जैसे आपने अपना सेटअप खड़ा किया है ना, उस समय पहले आप इतनी मुश्किलें झेली, हस्बैंड डोमेस्टिक वायलेंस था घर में बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था हस्बैंड की तरफ से बिल्कुल भी। तो अब जब आप अपना सेटअप किया है, स्टूडियो सेटअप किया और कमा रहे हो, तो जो आपके रिलेटिव हैं, है ना, जो पहले उस समय कहते होंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते या वैसा, मतलब उस समय जब, क्योंकि जब उस समय लोग देख रहे होते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो, और आज देख रहे हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, अपने बच्चों को पाल रहे हो, सब कुछ, तो उनका नज़रिया चेंज होता है कि हाँ, चेंज हुआ है। बट ऐसा था कि पहले हम जहाँ खड़े होते थे तो लोग कहते थे कि ये कुछ नहीं कर सकते, हस्बैंड नहीं बोलते थे कि ये कुछ नहीं कर, तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो हमने एक माइंड का अपना, हमारा एक शुरू से रहा कि हमें जो चीज करनी है वो करनी है, तो हमारी एक जिद थी, तो हमने कर लिया। देखिए, मैं वैसे तो हस्बैंड का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में, लेकिन कहीं कहीं से हस्बैंड नहीं समझदार नहीं मिलता, नहीं सपोर्ट कर रहा होता, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मंजू जी, जिन्होंने कोई सपोर्ट न होते हुए भी अपना इतना बड़ा स्टूडियो सेटअप किया है। ना फाइनेंशियली सपोर्ट था, ना हस्बैंड का कोई सपोर्ट था। इवन हस्बैंड का सपोर्ट तो बहुत दूर बात रही, डोमेस्टिक वायलेंस था बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक, सड़क पे मतलब जैसे मारपीट हुई, वो सब चीज़ें कि इतने एक इस लेवल पर पहुंचा दिया मेंटली स्टेट के आप अपनी सुसाइड करने के लिए वो हो गए। तो सोचो कितना, किस लेवल तक का डोमेस्टिक वायलेंस रहा होगा। लेकिन फिर भी मंजू जी ने अपनी हिम्मत की और एक अपना स्टूडियो सेटअप किया। अच्छा, आप यहाँ पे खुद सर्विस देते हो कि कोई किसी को रखा हाँ, हुआ है? एक लड़की है और हम दोनों ही लोग सर्विस देते हैं। देखो, खुद भी एम्पावर हुए और एक लड़की को भी जॉब दी। तो आज के टाइम में जहाँ लोग बेरोज़गारी बोलते हैं कि बेरोज़गारी है, जॉब नहीं है, तो वहाँ पे मंजू जी जैसा एग्जाम्पल है, जिन्होंने खुद अपने लिए भी रोज़गार जनरेट किया और साथ में एक जॉब, लड़की को रोज़गार भी दिया है। जैसे आपने जब स्टूडियो स्टार्ट किया तो उस समय भी कोई प्रॉब्लम आई थी स्टूडियो जैसे स्टार्ट करने के बाद? हाँ, प्रॉब्लम आई थी, बट हम जब जॉब करते थे तो हमारे साथ एक ऐसा व्यवहार होता था कि जो नीचे दिखाने वाला, कि ऑनर हमसे बोले, बात करती थी तो रूडली बहुत चिल्लाती थी, बहुत गुस्सा करती थी, कितना भी अच्छा काम करके दो तो भी गुस्सा होती थी। अच्छा, जब आप जॉब करते थे उस टाइम पे? तो उस टाइम पे तो हमारा एक अंदर था कि जो दुनिया है ना, हमको उस जैसा नहीं बनना। तो हमारा एक नेचर है ना कि जो चीज गुस्से से नहीं हो सकती ना, वो प्यार से हो सकती। तो हम आज तक, हमारे 1 साल हो गए, हमारे पास इतने सारे बच्चे आए हैं, जो एक बार हमारे पास बच्चे आ जाए ना तो वो कभी जाने के लिए नहीं मना करते। हम उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, जो चीज हम लेके आते हैं हम उनको भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हम अलग खा रहे वो अलग खा रहे, नहीं, उनको भी देते हैं। अगर हम 6 रोटी लेके आए तो 2 उनको देंगे, 4 हम खाएंगे, कि भाई नहीं। और आप हमारे किसी भी बच्चे से पूछ लो, हम किसी के रूडली बात नहीं करते। तो मंजू ये बोलना चाह रही हैं कि जहाँ वो पहले जब जॉब करती थी जिस सैलून में, उसमें ऑनर डिफ्रेंशिएट करता है एम्प्लॉय के साथ, और उनके यहाँ जो अपने एम्प्लॉय रखते हैं उनके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। वैसे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जब कोई आप बिजनेस चलाते हो तो अपने एम्प्लॉय के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उनसे काम कराना है। काम यदि आप
आपका बिहेवियर अच्छा होगा, रिलेशन अच्छा होगा उनसे, तो वो अच्छा काम करके देंगे और क्लाइंट की कोई कंप्लेंट नहीं आई, क्लाइंट को अच्छे से संभालेंगे। तो मंजू जी, जैसे आप ने सैलून में जॉब किया या आपने यहाँ पे आपके क्लाइंट जो आते हैं, तो कोई क्लाइंट की कोई स्टोरी है ऐसी जो आपके क्लाइंट से काफ़ी खुश हुआ वो काम से, पहले उसे थोड़ा डर लग रहा हो कि कैसे, पता नहीं कैसे? कि पहले पेज देखते हैं हमारा, तो पेज पे हमारा फोकस है नहीं है। जब वो मेरे से एक बार बैठते हैं, बात करते हैं, काम करवाते हैं, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं कि चलो आपसे एक बार एक्सपीरियंस लेते हैं, बैठ काम के फाइनल होता है तो वो खुश हो जाते हैं। बीच में उनसे बात करना, उनको समझाना, उनको ये नहीं लगता कभी अगर हमारा सॉन्ग भी नहीं चलता ना तो क्लाइंट हमारी बैठ के बात करते हैं, तो उनसे हमारी बाउंडिंग ऐसी हो जाती है जैसे फैमिली में अटैच नहीं हो जाते। उनको हम उनका फेस देख के हम ये बताते हैं कि आपके साथ क्या हो, कि आप कैसे हो, क्या करते हैं, तो उनको ये लगता कि आप ठीक हो, अच्छा आपका नेचर भी अच्छा है, आप बोलने में भी, काम करने में भी। अगर क्लाइंट का काम हो जाता कि अगर खराब हो गया तो हम रूडली नहीं बोलते, अगर मेरा लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, चलो आपको काम करके देंगे, तो वो खुश हो जाते। नेक्स्ट टाइम आते हैं तो बोलते हैं कि सब जगह तो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं बट आप नहीं लेते हो, तो हम कहते हैं कि ये हमारा है, हमने कहा हमें किसी से कंपेयर नहीं करनी, तो हमारे क्लाइंट बहुत अच्छे से है। बिल्कुल। आपका इंस्टाग्राम पे आपने जो मैं देख रहा था काम काफ़ी सही है, उस हिसाब से आपने इंस्टाग्राम पे अच्छे से अपना काम रिप्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि क्लाइंट पहले इंस्टाग्राम पेज को देखता है, वहाँ से दिमाग में इमेज बनाता है कि ऐसा काम होगा, और जितना अच्छा काम है आपका उतना अच्छे इंस्टाग्राम को भी मैनेज करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट आएगा। हाँ, ये तो है। और जैसे आप फ्रीलांसिंग सर्विस भी देते हैं, तो फ्रीलांसिंग में कभी कुछ ऐसा रहा कि कोई क्लाइंट आपके काम से काफ़ी इम्प्रेस हुआ? जैसे हर सैलून में हाफ हैंड देते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर जो भी सर्विस है वो कम ही देते हैं, बट हम उनको अंडर आर्म्स इंक्लूड करते हैं मैनिक्योर में, तो और उनको मॉइस्चराइजर, स्क्रब और पैक सब चीज लगा के देते हैं, तो खुश हो जाते। मेन उसका मैनिक्योर का है कि मसाज आपको अगर अच्छे से नहीं आती है ना तो आपका बेकार है। जब मेरी वो मसाज लेते हैं ना तो उनको अंदर से फील हो जाता है कि काम बहुत अच्छा है, मेरे से आप 2 स्टेप ज्यादा लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा काम इतना अच्छा है कि क्लाइंट एक सजेस्ट करते हैं तो वो हमारे पास 4 आते हैं, उन्हीं के जरिए हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं, बट उनको दूर से नहीं लगता कि मेरे को इतना अच्छा काम आता है। अगर मैं नेल करती हूँ, उनको अगर प्रेशर पॉइंट अगर उनको दिखाना हो तो नेल के बाद हम उनको मसाज देते एक हैंड पे, तो उनको एक आइडिया हो जाता कि हाँ आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, तो उससे भी एक बहुत अच्छी वो रिस्पॉन्स मिल जाता मुझे कि क्लाइंट बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो अभी आप मार्केटिंग के लिए क्या क्या करते हो अपनी स्टूडियो की? मार्केटिंग के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं करते अभी, ये है कि थोड़ा जितना हो जाता कि तो क्लाइंटों से बात ही करके वही हो जाता। अच्छा, जो रिकमेंड करके आते हैं क्लाइंट, अभी मतलब मेरा पेज से तो हमें कोई मतलब नहीं है, अगर मेरी शॉप पे अगर एक बार क्लाइंट आया है तो वो दोबारा जरूर आएगा, बस ये भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ना घूमते आ रहे क्लाइंट, उनको नीड नहीं है करवाने की, मगर मेरा सेटअप देख के क्लाइंट बोलते हैं मेरा बैठ के कि आपने छोटी से स्पेस में आपने बहुत अच्छे से सेटअप किया है, वो मेरे को बहुत पसंद। नहीं, मैं ये तो देख के बता रहा हूँ कि छोटा, हालांकि सेटअप छोटा है, हालांकि नेल स्टूडियो छोटे ही होते हैं, लेकिन जितना प्यारा सा बनाया है, कलर कॉम्बिनेशन और डिज़ाइन जो बनाया है वो बहुत सही है। अच्छा, जो आपके स्टूडियो में ये फोटो लगी हैं जो नेल्स की बड़ी प्यारी प्यारी, ये सब आपने की हैं? हाँ, ये मेरा ही काम है। देखो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी कि जो नेल्स के बड़े प्यारे प्यारे इन्होंने नेल आर्ट की है, ये नेल एक्सटेंशन और नेल आर्ट दोनों है। हाँ। तो और बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं। उन्होंने जो अपने सैलून में, स्टूडियो में अपने जो फ़ोटो लगाए हैं वो खुद अपने ही फ़ोटो है, खुद ही लगाए हैं। अच्छा, ये मोस्टली मोबाइल की क्लिक हुई है ना? हाँ, मोबाइल के हैं। हाँ, देखो इतने प्यारे हैं, मोबाइल के क्लिक हुए हैं तब भी इतने सुंदर लग रहे हैं। तो प्रोफेशनल कैमरे से होते तो और ही ज़्यादा निकल के आते हैं। तो आपको इनका वर्क फ़ोटो से भी पता चलता है। ये फ़ोटो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और आपको यदि आप यहाँ आते हो, सर्विस लेते हो, एक बार कम से कम एक बार सर्विस जरूर लें, जब से आपको इनका वर्क पता चले। आपकी लोकेशन भी बहुत सही है सफायर मॉल में, सीधे आपके दोनों साइड के, और एक डायरेक्ट एंट्री वाला साइड है, तो अच्छा लोकेशन है जहाँ से क्लाइंट आते जाते में आपका व्यू पड़ता हुआ। और साथ में बगल में आपके जो शॉप है वो भी सोशल स्त्री करके शॉप है, और बगल में शूज की शॉप है, तो उसके भी क्लाइंट आते देखते होंगे। तो मगर जो पहले सैलून था उनका, तो वो वाली मैम मेरे से लड़ाई करने आई, बहुत ज्यादा लड़ाई की, बहुत गुस्से में आई थी। मतलब उनको ये कैसा था कि नहीं मेरे को सब कुछ हटाना है। तो हमने कहा देखो मैम, आप अपने
तरफ से काम कर रहे हो और मैं अपने उससे काम कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि आपके क्लाइंट मैं ले रही हूँ तो मुझे आपके क्लाइंट नहीं चाहिए, मैं आपके क्लाइंट आप ही को दूंगी। अच्छा, उनका तो अलग नाम से था? हाँ, उनका बटोले का नाम से था। तो मतलब उससे तो फिर उन्हें किस बात का प्रॉब्लम हो रही होगी? ये था कि हमने नेल स्टूडियो खोल लिया था। हाँ। नेल स्टूडियो उनका पहले से था और मैंने खोल लिया था, तो इस वजह से बहुत लड़ाई हुई मेरे से। अच्छा, तो अच्छा, वो चाह रही थी कि आप नेल स्टूडियो ना खोलें और कुछ खोलो। तो मैंने कहा, मैंने प्यार से समझाया उनको, बात की, कन्विंस किया, तो फिर उनको हमारा एक बात करने का तरीका अच्छा लगा, तो वो भी अच्छे से हो गया। अच्छा, मैं ये बता दूं कि जहाँ ये मंजू जी ने जो नेल स्टूडियो खोला है, पहले इसमें नेल स्टूडियो था यहाँ पर जो पुराने जो ओनर थे उन्होंने किसी वजह से उन्होंने अपना स्टूडियो सेल किया, तो वो मंजू जी ने ख़रीदा और अपना सेटअप किया। तो जो पुराने ओनर थे वो इस बात से शायद कुछ नाराज़ हो रहे होंगे कि मंजू जी ने भी नेल स्टूडियो खोला है, तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनके क्लाइंट यहाँ आ रहे होंगे, तो इसलिए से थोड़ा सा देखें। लेकिन उनका नेल स्टूडियो था, अलग नाम से था, इनका अलग है। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपका नेल स्टूडियो नमो नेल स्टूडियो है, तो ये नाम थोड़ा यूनिक सा है, तो ये कैसे आपके दिमाग में आया है? इसके पीछे क्या कहानी है? ये इसके पीछे की, हम जब बड़े हुए, समझदार हुए, जब हमने पहली बार ब्यूटी में काम किया थोड़ा बहुत, तो उससे ही हमने सोचा था कि लाइफ में अगर कभी कुछ करेंगे तो नमो के नाम से ही करेंगे। ये हमारा बहुत पुराना सपना है। तो पहले सोचा कि नहीं और दूसरा रखे नहीं, फिर हमने सोचा कि नमो ही नाम मेरे लिए ठीक है। वो एक माइंड काम करता है कि जब दूसरों के लिए भला करो। नमो का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब क्या अर्थ क्या है? नमो का मतलब ये है कि दूसरों के लिए भला करो, जब आपका भला होगा। अच्छा, प्रायोरिटी मतलब सेकंड, सामने वाले को प्रायोरिटी दो, तो हाँ। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पास आएगा। एक पॉजिटिव, दूसरे का भला करें, उससे जो रिजल्ट आएगा वो मेरे लिए पॉजिटिव है। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं ना तो पॉजिटिव अपने आप आता है। तो इसीलिए मैंने नमो नाम रखा है कि मुझे दुनिया में एक सबके लिए नमो करना है, सबके भला करना है, उसके बाद मेरा भगवान करे। ओके, ओके। अच्छा, और आपकी एजुकेशन तो ठीक ठाक है, ग्रेजुएशन है आपकी मोस्टली। हाँ। जो तो इसका एजुकेशन का बिजनेस करने में कुछ हेल्प मिलती है इसका? हाँ, एजुकेशन से ये था कि मुझे लगता था कि पहले तो जॉब करनी, तो वो मेरा आइडिया खत्म हो गया, मुझे जॉब नहीं करनी। तो अब मुझे गवर्नमेंट भी नहीं चाहिए था, मुझे बिजनेस करना था। शुरू से मेरा एक सपना था कि मैं खुद का करूं। मुझे किसी के पास काम करना मुझे पसंद नहीं आता। अगर किसी ने बोला तो सुन तो लेते थे, बट एक वो माइंड में कैच हो जाता कि सामने वाले ने बोला क्यों। तो वो एक मुझे ना, अगर सामने कोई बैठा है ना ओनर, तो वो मुझे सीन चाहिए, वो कैसे मिलेगा वो मुझे करना है। तो मैंने मेहनत की, बहुत मेहनत की, और पीछे जितना है उसके पीछे की कहानी बहुत बेकार है। तो आगे बढ़ने के लिए तो हमारा पूरा सपना हो गया। हाँ। अब इससे आगे बढ़ेंगे। अकेडमी से भी बताऊं, अकेडमी से मुझे इतना अच्छा सपोर्ट मिला। जो मेरी नेल स्टूडियो में नेल आर्ट में मैम थी, वो दिव्यांशी मैम थी, उन्होंने इतने अच्छे से गाइड किया मुझे, इतने अच्छे से गाइड किया। जो उन्होंने एक एक टिप्स मुझे बताई थी कि मंजू क्लाइंटों से कैसे बात करनी, वो अभी भी हमारी थ्योरी में लिखा है। जैसे भी उन्होंने बताया मैंने एक एक चीज फॉलो किया कि ना चाहे मंजू काम बिगड़ जाए, अगर क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं आपको गुस्सा आ भी जाए तो तुम अकेले में बैठ के गुस्सा दिखाना, मगर क्लाइंट को कभी नहीं। तो हमने वो चीज फॉलो की है। और जो हमसे बड़े हैं, अगर टीचर हैं, माही मैम है, वो मुझे फर्स्ट टाइम मिली थी नेल स्टूडियो में। तो हमने उनके सबसे पहले पैर छुए, तो बोले कि मैम, ये दिव्यांशी मैम तुम्हारे पास स्टूडेंट ऐसे कहाँ से आए। तो मेरा एक मानना था कि शुरू से है, चाहे टीचर हो चाहे मैं बड़ी कितनी भी हूँ, जब आपके पास मैं कोचिंग ले रही हूँ किसी चीज का वो कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो सर ही है, चाहे आप हो चाहे मैम हो, कोई भी हो, तो मेरे लिए तो सब टीचर। तो मैंने जब पैर छुए तो माही मैम बहुत अच्छे से मुझे लगाया गले से, बोली मंजू कोई बात नहीं, तुम आगे तक पहुंच जाओगी, मगर अपनी हिम्मत नहीं हारना। वहाँ अकेडमी से जो रिस्पांस मिला ना, वो लाइफ में कहीं कहीं से नहीं मिला। थैंक यू। अच्छा, मैं एक ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई लड़की अपने पैरों पर खड़ी होना चाहे, है ना, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? मतलब पैसा है, सपोर्ट है, क्या है सबसे इम्पोर्टेंट? सबसे पहले अगर किसी लड़की को अपने पैरों पे खड़े होना है ना, तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत करो। अगर आपका बॉडी मजबूत है, आपका माइंड मजबूत है, तो दुनिया को हरा सकते हो। सही बात है। कोई भी यदि अपने पैरों पे लेडीज खड़ी होना चाह रही है, तो सबसे पहले है उसके सपने बड़े होने चाहिए। हाँ। जब सपने बड़े होंगे तब वो उन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करेगी अपनी। और सबसे बड़ी जो एक और चीज़ जो सबसे बड़ी है,
वो उसकी हिम्मत होनी चाहिए कि कभी भी किसी चीज़ कोई कोशिश करने पे, कोई भी काम कोशिश करने पे यदि आप फेल होते हो तो फेल से कभी घबराना नहीं है, आपको दोबारा कोशिश करनी है और जब तक कोशिश करनी है जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते। तो मेरे अंदाज से तो सबसे बड़ी चीज़ आपकी हिम्मत भी है कि हिम्मत आप जैसे आपने उस समय बचपन में इतना ट्रॉमा झेला, इतनी शुरू में शादी के बाद इतनी प्रॉब्लम झेली, लेकिन आपने अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश की, एक बिजनेस में नुकसान हुआ, आपके जो क्लॉथ का काम स्टार्ट किया था, हाँ, उसकी स्टोरी बताइए, उसमें क्या हुआ था कि खोलना था। वो कब स्टार्ट किया था आपने? वो भी मुझे शायद 4 महीने हो गए। 4 महीने पहले मैंने पूरा सेटअप लगाया था, बट हस्बैंड ने धोखा दे दिया। उन्होंने ये सोचा कि अगर ये आगे बढ़ जाएगी ना तो इसको पीछे गिराने के लिए कुछ तो रीजन चाहिए। उन्होंने पीछे से मुझे गिरा दिया, पूरा छोड़ के चले गए, सब कुछ बर्बाद कर दिया, पूरा लॉस। अभी भी कपड़ा रखा हुआ है। वो सोच रहे ये गिड़गिड़ाएगी मेरे पास चल के आएगी, रोएगी, सब कुछ करेगी, वो मैंने होने नहीं दिया। मैंने खुद को मजबूत किया, सब कुछ किया, पूरा जिंदगी से यही चला रहा, तो मैं उसके पीछे क्यों भागूं? नहीं, तो कहाँ पे स्टार्ट किया था? वो यहीं गैलेक्सी में था, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। अच्छा, हाँ। एक वो किस नाम से था? वो भी नमो के नाम से था। अच्छा, मैंने इंस्टाग्राम पेज देखा था जिस पर कपड़ों के वो पड़ा हुआ था रील्स, तो वही था क्या? वो मेरा नहीं है, पेज नहीं बना था। अच्छा, अभी हाँ, अभी थोड़ा शुरुआत थी। अच्छा। तो पेज नहीं बनाया था, बट बनाने वाले थे, तब तक वो क्लोज हो गया। अच्छा। तो मतलब वो कितने महीने चलाया आपने? वो हमारे शायद 3 महीने तक खुला। उसमें कितना नुकसान झेला? उसमें नुकसान तो कम से कम 5-6 लाख रुपए का। 5-6 लाख का। इतने मुसीबत में इतना नुकसान झेलने के बाद भी आप हिम्मत की आपने दोबारा स्टूडियो सेटअप अपना चलाने की, तो वो बहुत बड़ी बात है। मेन वही हिम्मत आपको आगे ले जाती है और बाकी भीड़ से अलग करती है कि लोग मोस्टली भीड़ होती है, वो एक बार फेल होने के बाद घबरा जाते हैं और दोबारा कोशिश नहीं करते। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वही ऐसे होते हैं, वो इसलिए ही सक्सेस होते हैं कि वो बार बार कोशिश करते हैं, एक बार हार मानने पर घबराते नहीं हैं, दोबारा कोशिश करते हैं, दोबारा फेल होते हैं, तीसरी बार कोशिश करते हैं, और जब तक सक्सेस नहीं होते तब तक कोशिश करते हैं वो। तो मैं ये जानना चाह रहा कि जैसे कोई लड़की अपना नेल स्टूडियो खोलना चाहे, उसने कोर्स किया अभी और अपना नेल स्टूडियो खोलना चाहती है, तो क्या स्टेप फॉलो करे जिससे कि उसको चला सके अपना? स्टेप लेने के लिए तो सबसे पहले जॉब करना चाहिए, सारी हर जगह की टिप्स उठाना चाहिए कि हमको एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करने का, अगर आपको बात करने का आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप कहीं भी काम नहीं कर पाओगे। अगर आपका बोलने का तरीका नहीं है, कोई भी नहीं है, अगर आपने सोचा कि किसी ने रूडली बात की, आपने गुस्सा कर दिया, तो आपको पेशेंस ही नहीं है काम करने। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बहुत। अगर ऐसा नहीं है, कभी क्लाइंट नहीं आते तो वो नहीं होना चाहिए कि अगर आज नहीं आए, कभी 10 दिन तक मेरे पास क्लाइंट नहीं आए। जब मैंने फर्स्ट टाइम खोला था मेरे पास 10 दिन तक क्लाइंट नहीं आए थे, मुझको लग रहा था कि नहीं मैंने गलत टाइम पे खोला। तो फिर धीरे धीरे 10 दिन बाद हमारी फैमिली बोली कि नहीं कोई बात नहीं, देखो कभी होता है, शुरुआत है, पेशेंस रखो। तो हमने पेशेंस रखा, फिर इतना आया, मुझे लगा कि कोई नहीं, होता है। हाँ, धीरे धीरे बिजनेस रफ्तार पकड़ता है। पहले स्टार्टिंग में कम क्लाइंट आते हैं, धीरे धीरे कुछ क्लाइंट आते हैं, वो फिर कमेंट करते हैं, काम देखते हैं आपका तो दूसरों को रिकमेंड करते हैं, तब धीरे धीरे बढ़ते हैं। मेहनत करो, मेहनत करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। जब वो हमारी एज थी कम से कम 12 साल की, तो हम 50 किलो का वेट उठा लेते। आप सोचो, हमने कभी मेहनत के लिए पीछे नहीं हटे। हमको ऐसा कोई काम नहीं है जो हमको आता नहीं हो। घर का से काम लेके, खाना से लेके आप खेती में, और जो घर की चिनाई करते हैं ना मिस्त्री के साथ, वो भी हम चिनाई करवाए हैं। बट हमने मतलब हमारा एक्सपीरियंस है, खेत में हमने जो काम कभी नहीं किया था, वो हम अपने हस्बैंड से लड़ाई होने के बाद 5 साल तक अपने मायके में रहे, वो भी काम हमने सारा सीखा। और हमारी शुरू से था, शादी होने के बाद फैमिली कभी घर घुमाने नहीं ले जाती, तो फिर हमने चक्की चलाना स्टार्ट किया। 5 किलो आटा पीसते थे हम 4 बजे से उठ के 7 बजे तक, और हम पूरे मोहल्ले में बोलते थे कि जिसको लेना हो सब करके ले जाओ। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि काम करने से कभी कोई कम हो जाता, मगर काम करने से ऐसा लगता है कि बॉडी मजबूत रहती है। और लोगों को ये बताना जरूरी है कि लोग कहते हैं कि नहीं हम इतना काम कर लेंगे थक जाएंगे, कभी काम करने से थकते नहीं है और बॉडी स्ट्रांग होती है। अच्छा, जैसे आपके 3 बच्चे हैं, 2 गर्ल्स हैं और 1 बॉय, आप जैसे अपने बच्चों को क्या बनाना चाहोगे? बिजनेस में लाना चाहोगे, कहीं जॉब करें या? नहीं, बिजनेस में। तीनों बच्चों को हमारे बिजनेस ही करवाएंगे हम। तो आप अपनी बेटी को क्या ब्यूटी इंडस्ट्री में लाओगे? हाँ, उसी में। अच्छा, जैसे धीरे धीरे आप अपना सेटअप बड़ा करोगे? हाँ, जितना भी कमाएंगे ना सब अपने बच्चों के लिए है। जितना धीरे धीरे होगा
पहले तो हमको एक हमारा सपना है कि अपना एक बच्चों के लिए जो घर जरूरी है ना, वो बहुत जरूरी है मेरे लिए, जो अभी तक हस्बैंड ने कभी किया नहीं है। जितना भी वो कमाते हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, वो भी हम उनके लिए लेके आए। हमने उनको बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की कि ये भी आगे बढ़ जाए, हमारा घर सुधर जाए, मगर नहीं हुआ। उनको जितने लाखों रुपए लेके आते थे तो हमको उतना ही देते थे जितना दाल में नमक है, कि इससे ज्यादा ये कभी आगे नहीं बढ़ पाए। जैसे ही आगे बढ़ते वो पीछे खींच देते। अभी हमारा पूरा हो गया था, कर्ज दे दिया था हमने सबका। हम सोचे थे कि चलो हम आगे कुछ और करेंगे, उन्होंने फिर पीछे से चले गए, तो फिर हमारा बैकअप खराब हो गया। अच्छा, जो जैसे पहले आपने जिस सैलून सेटअप के लिए जो भाई से पैसे लिए थे वो चुका दिए थे। हाँ, सब। और फिर जब उसके लिए जो कपड़े का काम स्टार्ट किया, उसके लिए पैसे लिए, तो वो उसका क्या? अब वो हो गया फिर से। अच्छा, वो नहीं चुका पाई क्योंकि हस्बैंड ने बीच में फिर भी फैमिली ने बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं, हो जाता। तो गुस्सा गए कि चलो थोड़ी गुस्सा तो देखो, किसी का जब लॉस होगा तो गुस्सा तो दिखाएंगे। पहली बार जब आपने नेल्स के इसके सेटअप के लिए भाई से पैसे लिए तो वो टाइम पे चुका दिए, तो एक ट्रस्ट जगता है। ट्रस्ट हो गया। ठीक है। फिर उन्होंने जब दूसरी बार उसके लिए दिए, इसलिए उन्होंने मतलब पहले कोई बंदा एक बार हेल्प करता है तो दूसरी बार वो इसलिए हेल्प करता है कि उसे लगता है कि जिसको मैं पैसे दे रहा हूँ वो कोशिश कर रहा है। वो अपने एक बार सैलून सेटअप किया, अपने स्टूडियो नेल्स स्टूडियो सेटअप किया, सही से चलाया, उनके पैसे रिटर्न किए टाइम पर, तब फिर उन्होंने दोबारा भरोसा किया और दोबारा उसके लिए कपड़े के काम के लिए और पैसे दिए। तो वो आपके हस्बैंड की वजह से। हाँ, हस्बैंड। और हस्बैंड का क्या था कि अगर हमने स्टूडियो खोला है तो सब पूरी दुनिया में ये बोल के रखे हैं कि हमने अपनी वाइफ को स्टूडियो खुलवाया, हमने कपड़ों की दुकान खुलवा दी। तो जब हमें लोगों से पता चला धीरे धीरे कि भाई हमारे हस्बैंड ही हमारे पूरा जड़ है, तो हमने फिर लोगों को बताना शुरू किया। मैंने सब लोगों को फोन लगाया, मैंने बताया ये स्टूडियो मैंने अपनी दम पे खोला है, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरे पति ने सपोर्ट नहीं किया। तो ये मुझको फिर मारते, मेरे को फिर मारते कि तू ऐसा क्यों बोलती है सब लोगों से। अब देखो हम तुम्हारे साथ इतना गलत करेंगे ना, तुम जिंदगी में भुला नहीं पाओगी। तो हमने कहा ठीक है, अब जो बंदा भाग जाता हो उसको क्या ही पकड़ के रखें। हमने कहा भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस दिन हमने बोला जिस दिन तुम चले जाओगे ना, उस दिन हम 4 दिन रोटी ज्यादा और खाएंगे। तो उनको लगता है कि ये हमारे पीछे रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, मगर ये है कि हम इतने स्ट्रांग हैं कि हमने उनके जाने के बाद भी अपने बॉडी को भी मेंटेन रखा, अपने आप को भी रखा, अपने काम को भी रखा, अपने बच्चों को भी रखा, सब प्रायोरिटी दी। हमने अपने बच्चों को फील नहीं होने दिया कि हम अगर उनके पापा नहीं है तो हम नहीं कर सकते। सब कुछ किया और अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो आप यहाँ अपने सैलून में, अपने स्टूडियो में क्या क्या सर्विस देते हैं? नेल की, नेल है और मैनिक्योर पेडिक्योर है, वैक्स है, फेशियल है और फुल बॉडी मसाज है, हेयर स्पा है, स्मूथनिंग है, केराटिन है, बस। और आईलैशेस का। ठीक है। जैसे आप मेरे यहाँ के स्टूडेंट्स से मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो नोएडा एक्सटेंशन या इधर साइड में अपना स्टूडियो या सैलून चलाते हैं, यदि आप नेल का सर्विस नहीं देते और नेल के क्लाइंट आते हैं तो आप इधर रिकमेंड कर सकते हैं मंजू जी के स्टूडियो में। और इनका स्टूडियो नमो नाम से है और ब्लू सफ़ायर मॉल का नाम है, गैलेक्सी ब्लू सफ़ायर मॉल में है। और एंटर करते ही बहुत सही लोकेशन है, बहुत अच्छी लोकेशन है। आपको वीडियो में दिखा दी जाएगी लोकेशन एंट्री वाली और स्टूडियो की। मैं आपसे भी यही कहूँगा कि जो मेरी दुनिया के जो स्टूडेंट्स, मेकअप वाले स्टूडेंट हैं, आप उनसे अपना लिंक बनाइए। हाँ। वो अपने मेकअप के क्लाइंट या जो क्लाइंट उनको नेल्स के लिए आपके यहाँ रिकमेंड करें, तो आपका और बिजनेस बढ़ेगा। और यदि आप नोएडा एक्सटेंशन या इसके आसपास रहते हैं, एक इधर सोसाइटी, आसपास की सोसाइटी कौन कौन सी है आपको पता है? ये गोल्फ होम है, एक गोल्फ होम, पंचशील ग्रीन है, पंचशील ग्रीन और चेरी काउंटी और एक और है इधर गौर सुंदरम। ये 4 सोसाइटी हैं आसपास। आप यदि आप इस जगह रहते हैं इन चारों सोसाइटी में कहीं भी, तो आपके एकदम पास में है नमो स्टूडियो। आप आके नेल्स की सर्विस ले सकते हैं, आईलैशेस की सर्विस ले सकते हैं और जो मैडम ने बताई वो सर्विस ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी सर्विस है। आप एक बार, मैं तो यही कहूँगा, सबको रिकमेंड करूँगा कि कम से कम एक बार सर्विस लेके देखो और डेफिनेटली आपको पसंद आएगी सर्विस। आप और जगह भी रिकमेंड करेंगे। और इन सैलून का एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे वीडियो के में, तो आप वहाँ से आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं।
अच्छा, आगे आपके क्या प्लान है, मतलब कैसे बिजनेस को और आगे क्या आगे तो मेरा बहुत बड़ा प्लान है, बट मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा स्टूडियो हर एक उसमें जिला में हो, बट हाँ बहुत आगे बहुत कुछ करना है, हर जिले में एक फ्रेंचाइजी वगैरह। हाँ, हर जिले में मैं चाहती हूँ कि छोटे छोटे से लोग मैं सिखा पाऊँ, उनको काम दे पाऊँ और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेस करूँ कि जो लड़कियाँ घर में रह के झेलती रहती हैं, जो हस्बैंड लोगों की प्रॉब्लम, वो नहीं चाहती ना, कुछ एक अपनी इज्जत के लिए जीती हैं, कुछ अपने बच्चों के लिए लाइफ खराब कर देती है। मुझे पता है कि हस्बैंड को छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ तो खुद बच्चे पाल लोगे, एक ही बच्चा करो जो अपने दम पे पाल पाओ। मगर मुझे नहीं पता था कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है, बट मुझे लगा था कि हाँ ठीक है, हस्बैंड लोग इतना होता है कि जब एक शादी हो जाती है तो पति पत्नी का रिश्ता होता है, बट वो चीज गलत है, गलत है, वो कभी नहीं करना चाहिए। एक बच्चा करो लाइफ में जो खुद हैंडल कर पाओ, बाकी के आगे लड़कियां बढ़ सकती हैं। देखिए, जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हो, है ना, आप कभी अपने हस्बैंड की वजह अपने ऊपर डिपेंड रहते हो, अपने पैरों पर खड़े होते हो, तो आप पे कोई भी मुसीबत आएगी, चाहे हस्बैंड की, या मान लो हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशन भी है, तब भी कोई मुसीबत आती है, हस्बैंड के ऊपर भी आती है, और आप अपने पैरों पर खड़े हो तो आप उस चीज़ को संभाल पाओगे, घर को संभाल पाओगे। इसीलिए लड़कियों का अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कभी अपनी फैमिली को पालना है या हस्बैंड से कोई रिलेशन का इशू आया तो तब अपनी पूरी फैमिली को संभालना है, तो आप आराम से संभाल पाओगे। तो इसलिए मेरे अंदाज से मतलब सबको ही कहना चाहूँगा, सब लड़कियों को, कि कम से कम अपने कैरियर को सबसे पहले प्रायोरिटी दें, कैरियर के बाद और किसी चीज़ को प्रायोरिटी दें, सबसे पहले कैरियर को ही प्रायोरिटी दें। यदि आप अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, आपके लाइफ में कोई भी कितनी भी बड़ी मुसीबत है, तो आप मंजू जी की स्टोरी सुनिए, आपको अपने आप हिम्मत आएगी और आप अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पूरी कोशिश करोगे। तो और मैं ये कहना चाहूँगा, आपके जो भी आसपास जानने वाले हैं, एक बार मंजू जी को सपोर्ट करें, मंजू जी के यहाँ सर्विस लें, नेल आर्ट और आई लैसेस की बहुत अच्छी सर्विस है, और मैनिक्योर पेडिक्योर की भी काफ़ी अच्छी सर्विस है। एक बार सर्विस ज़रूर लें, यहाँ पे आएँ, और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर विजिट करें एक बार, और एक बार सर्विस लें, मंजू जी को सपोर्ट करें। आपके किसी रिलेटिव में या रिलेशन में किसी को भी सर्विस लेनी है तो उनको रिकमेंड करें। आपकी ये छोटी सी हेल्प मंजू जी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्प होगी, उन्हें बहुत आगे बढ़ाएगी, और उनकी ये स्टोरी आपको अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करेगी। और यदि आपको नेल आर्टिस्ट का सपना पूरा करना है, अपने को नेल टेक्नीशियन बनना है या अपना नेल स्टूडियो खोलना है, तो उसके लिए आप नेल का कोर्स कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे आपको मेरी विद्या इंटरनेशनल एकेडमी का एड्रेस और नंबर दिख रहा होगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और आपकी भी यदि कोई मंजू जी जैसी स्टोरी है, आप ब्यूटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाया है और आपकी स्टोरी है मंजू जी जैसी, जिससे आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, आपकी स्टोरी लोगों को इंस्पायर कर सकती है, तो हमें एक्सप्लोर विद माई संजू पर कॉन्टैक्ट करें, हम आपकी स्टोरी भी कवर करेंगे। जी नमस्ते।